हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का इस नए वर्ष में। आप सभी का स्वागत है। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, सदैव महकता रहता है, उसी तरह आने वाले ये नया वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आइए हम लोग जो है ये सीरीज का, आज ये सफलता वाला सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। इसमें अब तक हम लोग कई सारे प्रश्नों को देखे हिस्ट्री से, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है अभी इतिहास अभी समाप्त नहीं होने वाला है। अभी इसमें जो है और कई सारे लेक्चर आने वाले हैं। इसमें से हम लोग जो है बहुत सारे वीडियो को, लेक्चर को, प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम और जन गण मन को गाया गया था। ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ये गाया गया था। तो इसमें जो है आप दो ये चीज याद रखेंगे। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशन जो हुआ था वो सिर्फ कलकत्ता में हुआ था। एक हो गया कलकत्ता अधिवेशन और एक हो गया 1911। 1911 ये दोनों जो है कलकत्ता में अधिवेशन होता। 1911 की अध्यक्षता की बात करें तो इनके जो अध्यक्षता किए थे अधिवेशन के, वो थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। और जो है 1896 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो कौन थे। वो थे रहीमतुल्लाह सैनी। रहीमतुल्लाह रहीमतुल्लाह सैनी। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। और 1911 के अधिवेशन में क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। और इसमें एक और चीज की बात करें तो इसमें जो है जन गण मन को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना हुआ था 1885 में। इसकी जो स्थापना किए थे वो थे ए ओ ह्यूम थे। और इसका जो उस वक्त जो शासन था, उसको उस वक्त जो शासन था वो कौन किसका था, डफरिन। डफरिन का जो है उस वक्त शासन चल रहा था भारत में। तो याद रखेंगे। तो पहला अधिवेशन मुंबई में कब हुआ था। पहला अधिवेशन बंबई में कब हुआ था। इसके जो अध्यक्षता किए थे वो थे बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी इसकी स्थापना थे, अधिवेशन किए थे। दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता कब कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे इसके। चौथा अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और पहला अधिवेशन का हुआ था बंबई में। तो चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और यह जो थे उस वक्त जो अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूल। और यहाँ से एक और ये भी प्रश्न पूछता है कि वह पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, जो कि अंग्रेज थे। तो वह जॉर्ज यूल थे, पहले विदेशी अध्यक्षता किए थे। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में बताया कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो रहीमतुल्लाह सैनी। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता का बनारस अधिवेशन हुआ था। वो अध्यक्षता के थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है सूरत अधिवेशन 1907। याद है आपको, पिछली बार भी हम आपको बताए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में इसके जो अध्यक्षता किए थे वो रास बिहारी बोस। और आपको अच्छे से याद होगा, पता होगा आपको कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किसमें, नरम दल नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल में ब्रेकअप हो गया था। हम पहले भी इसको चर्चा कर चुके हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में बताया कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, तो जन गण मन गाया गया था 1911 में। राष्ट्रीय गान को गाया गया था। इसके जो अध्यक्षता किए थे कौन थे, ये थे 1911 में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, आपको पता होगा कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बहुत सारी चीज हुआ, जैसे कि इसके जो अध्यक्षता सबसे पहले कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार। अब इसमें अंबिका चरण मजूमदार
अंबिका चरण मजूमदार। अब इसमें जो है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आज तक ये पता नहीं चला कि ये मेल थे कि फीमेल थे। तो अंबिका चरण मजूमदार जो अध्यक्षता कर रहे थे, ये जो है पुरुष थे, ये पुरुष थे, महिला नहीं थे, ये पुरुष थे। तो अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी में यहीं पर ही जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है समझौता हो गया। इसमें एक और चीज हुआ था, अब क्या बताइए, जो कि करम कांग्रेस और नरम दल और गरम दल में जो पहले विभाजित हुआ था सूरत पे, यहाँ पे जाकर के पेचअप हो गया, मिलन हो गया। यहाँ पे दोनों में जो है समझौता हो गया। किसमें समझौता हुआ? तो नरम दल और गरम दल में 1907-1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हो गया। तो इसमें जो याद रखेंगे, लखनऊ के अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता किए थे। इस जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसके अलावा कांग्रेस और नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, इसमें पहली बार जो है महिला अध्यक्षता किए थे। कौन थे? 1917 के अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। पहली बार अध्यक्षता किए थे, एक विदेशी अध्यक्षता किए थे, महिला अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इसके अध्यक्षता किए थे। इनकी एक पत्रिका भी है कॉमनवील, इनकी एक पत्रिका है कॉमनवील, कॉमनवील की एक पत्रिका है। 1920 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। और ये इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1923 का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। और अबुल कलाम आजाद इसके जो है अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रश्न यहाँ से ये पूछता है, कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दिल्ली अधिवेशन में हुआ था 1923 में, अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे युवा जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी यहाँ पे जो है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना और कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करना दोनों अलग अलग चीज है। कांग्रेस में अधिवेशन की अगर भाग लेने की बात करें तो कांग्रेस में गांधी जी जो है 1924 से पहले भी कांग्रेस में भाग ले चुके थे। लेकिन जब बात हम अध्यक्षता की करते हैं तो यह पहली बार था, जो कि कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव जो है कर्नाटक में है। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। भाग कहेगा तो ये इससे पहले भी कई बार भाग ले चुके थे, लेकिन अध्यक्षता यह पहली बार करते हैं। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं, तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। और 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट 1917 के कानपुर 1917 के अधिवेशन में। और 1925 के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सरोजनी सरोजनी नायडू सबसे पहली बार, सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किए थे तो सरोजनी नायडू। देखिए कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में मात्र 3 ही महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता किए थे। ट्रिक से याद रखेगा, 1917 में +8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1925, 1925 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1933। यानी कि 1917, 1925 और 1933 में कांग्रेस के 3 महिलाएं अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1917, 1925 और 1933 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन में इसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और इसमें जो है सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1931 के कराची अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी जो है अध्यक्षता किए थे। और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 एक 1939 भी होता है, 1939 जिसमें होता है त्रिपुरी,
त्रिपुरी। तो 1939 से 1938 के 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इन दोनों के जब अध्यक्षता की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1948 का जयपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1948 के जयपुर अधिवेशन में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? यह जो है कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल कटफिशिस थे। कुजुल कटफिशिस। कुजुल कटफिशिस कुषाण वंश के स्थापना हुए थे। और इसके अंतिम अगर शासन की बात करें, इसके अंतिम शासक की बात करेंगे तो इसके अंतिम यानी कि कुषाण वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो इसके शासक जो थे वो वासुदेव थे। वासुदेव, कुषाण वंश के अंतिम शासक जो थे वासुदेव थे। संस्थापक थे कुजुल कटफिशिस। शक संमत कब हुआ? इसकी स्थापना हुआ था 78 ईस्वी में। शक संमत की स्थापना हुआ था 78 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था शक संमत की स्थापना? तो यह कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कनिष्क के द्वारा यह जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, जिसके द्वारा शक संमत की स्थापना होता है 78 ईसा पूर्व में। एक और दो चीज याद रखें, एक शक संमत होता है, एक विक्रम संमत होता है। तो विक्रम संमत की बात करेंगे, विक्रम संमत की बात करेंगे, विक्रम संमत की स्थापना जो हुआ था वो 58 बीसी में हुआ था, यानी कि 58 बीसी में हुआ था। यह जो है शक को पराजित करने के बाद जो है इसकी स्थापना किया गया था। शक को पराजित करने के बाद इसकी स्थापना किया गया था, विक्रम संमत की स्थापना किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो पिछले बार भी हम इसको चर्चा कर चुके थे। इसकी अध्यक्षता हुआ था कुंडल वन में। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कनिष्क जो है इसके अध्यक्षता किए थे, वो शासन जो था वो कनिष्क शासन था। और अध्यक्षता किया था गया किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। वसुमित्र के द्वारा इसकी जो है चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था। इसको पहली शताब्दी माना जाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पहली शताब्दी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता हुआ था कश्मीर में, कुंडल वन में। और चरक जो है इसको भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है। और ये जो है कुषाण वंश के थे, जिसके द्वारा जो है चरक संहिता लिखा गया था। ये कौन से वंश के थे? ये कुषाण वंश के थे। और इसके द्वारा जो है चरक संहिता लिखा गया है। चरक संहिता इसी के द्वारा लिखा गया है। और इसको भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विज्ञान कहा जाता है। नागार्जुन इसके द्वारा माध्यमिक सूत्र दिया गया था। नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र दिया गया। और इसको जो है नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है किसको? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। प्रियदर्शिना रत्नावली नाटक की रचना जो है किसने किया था? इसकी रचना किसने किया था? तो यह जो है पहले संस्कृत भाषा में था। क्या था? संस्कृत भाषा में यह रचना इसका किया गया था। और यह जो इसकी रचना सब जो है रचना जो है ये सब हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा इसका स्थापना रचना किया गया। पुष्यमित्र शुंग जो है इसका जो राजधानी था कहाँ पे? इसकी स्थापना कौन किया था? आप हमें कमेंट में बताइएगा। और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी जो था वो थानेश्वर था। थानेश्वर, इसकी राजधानी जो है थानेश्वर था। और इसका जो है स्थापना कौन किया था? संस्थापक इसका कौन था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। शिलादित्य जो है, यह जो है शिलादित्य किसको कहा जाता है? शिलादित्य को ही हर्षवर्धन को कहा जाता है। शिलादित्य जो है हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय से पराजित कौन किया था? यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जो किसको पराजित किया था? तो बताइए आप हमको। पिछले सेशन में हम हमको चर्चा कर चुके हैं। यह जो है हर्षवर्धन को पराजित करता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है, अब इसकी जो है जानकारी, जैसे पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को पराजित करता है। पुलकेशिन द्वितीय कहता है कि
उत्तर भारत के सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन को हमने पराजित किया। अब ये चर्चा जो है, ये बात जो है, यह कौन से अभिलेख में चर्चा किया गया है, इसका आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम अपने पिछले चर्चा में हम कर चुके हैं इसकी चर्चा। यानी कि पुलकेशी द्वितीय जो है उत्तर भारत के हर्षवर्धन को सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसकी चर्चा जो है कौन से अभिलेख में मिलता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अभिलेख के जो है नाम बताना है, कौन से अभिलेख में जो है इसका चर्चा हुआ था। चीनी यात्री जो है ह्वेनसोंग था। कौन था? ह्वेनसोंग था। चीनी यात्री ह्वेनसोंग था। यह जो है किसके शासन में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? इसके जो है ह्वेनसोंग की एक पुस्तक भी लिखा गया है, सी यू की एक पुस्तक है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि की बात करें तो इसके जो दरबारी कवि थे वो वान भट्ट थे। कौन थे? वान भट्ट थे। और इसकी जो है वान भट्ट के द्वारा रचना भी किया गया है कादम्बरी इसकी रचना किया गया है। और इसकी एक और भी पुस्तक है जो लिखा गया है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, यह जो है वान भट्ट की रचना किया गया है। इस अभिलेख की बात करेंगे तो यह एहोल अभिलेख था। एहोल अभिलेख जो है जिसमें चर्चा किया गया है पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया है। दिल्ली से राजधानी देवगिरी दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? दिल्ली से राजधानी जो है दौलताबाद देवगिरी लेके चल गया और उसका नाम बदल दिया था दौलताबाद। यह कौन किया था? आपको अच्छे से पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह हुआ था। तुगलकाबाद की स्थापना कौन किया था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश की स्थापना भी किया था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अभी दूर है, यह कौन कहता है? यह निजामुद्दीन औलिया कहता है। कि कौन? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह किया जाता है। नहरों का निर्माण जो है कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। नया नहरों का निर्माण कौन करता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। और पागल सुल्तान किसको कहा गया है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक वैसे पूरे सल्तनत काल में सबसे जो है विद्वान शासक का माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन यह इसकी कुछ ऐसी रणनीतियां जो है सही ढंग से उसको नहीं किया गया, जिस रणनीतियों की वजह से इसको जो है पागल सुल्तान कहा गया है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। अमीर एक कोही की स्थापना कौन किया था? तो यह जो है फिर से एक बार मोहम्मद बिन तुगलक करता है। यह कृषि से संबंधित है, यह कृषि विभाग से संबंधित है। कौन सी? मोहम्मद बिन कृषि विभाग से संबंधित था अमीर एक कोही, जिसकी स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि और इब्न बतूता भी जो है यह किसके शासनकाल में आता है भारत? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को जो है अफ्रीकन कंट्री है। और इसकी एक पुस्तक है रेहला इनकी एक पुस्तक है, जिसमें अपने यात्रा वृतांत के बारे में यह चर्चा करता है। दोआब क्षेत्र कर वृद्धि, दोआब का क्या होता है? तो यह जो है एक तरफ से दो नदियां होती है, दो नदियों के बीच के रास्ते को दोआब कहा जाता है। यह दोआब क्षेत्र में जो है कर वृद्धि टैक्स जो लगा दिया था, टैक्स में वृद्धि कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक जो है टैक्स में वृद्धि कर दिया था। लेकिन जो है जब यह मोहम्मद बिन तुगलक जब दोआब क्षेत्र में टैक्स को वृद्धि करता है तो उसी वक्त जो है उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है, जिसके वजह से जो है जनता में असंतोष होता है और इसको जो है इसकी काफी जो है आलोचना भी होती है। सांकेतिक मुद्रा की स्थापना किया था। सांकेतिक मुद्रा यह जो है तांबा और कांसा में हुआ था। तांबा और कांसा के था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है यह कौन किए थे? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था।
पहले गुरु नानक की बात, पहले गुरु की बात करें तो ये कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक थे और इनकी जो है जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तलवंडी जो है अभी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब जिला में जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? आदि ग्रंथ की रचना जो किए थे वो अर्जुन देव। अर्जुन देव जो थे वो पांचवें गुरु जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। अर्जुन देव जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। हिंद की चादर, हिंद की चादर ये जो है किसको कहा जाता है? हिंद की चादर जो है यह गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, यह जो है 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है कौन किया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन किया था? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है क्या होता है? तो इसी वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा के समय ही प्रकाश वर्ष पर्व, प्रकाश पर्व वर्ष जो है मनाया जाता है। क्या होता है? प्रकाश पर्व उत्सव जो है मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही। अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु जो थे वो गुरु नानक, अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अंतिम सिख गुरु थे। इन्हीं को जो है सच्चा पातशाह भी कहा गया है। 5 ककार कौन कौन सा था? 5 ककार में आता है वो कंघा, करा, केस, कच्छा, और एक और क्या होता है? एक होता है कृपाल। तो यह जो है 5 जो ककार था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही रखा गया था कि 5 ककार लागू किया गया था कि 5 जो है सिख धर्म से संबंधित लोगों को, 5 क से संबंधित लोगों को रखना है। खालसा पंथ की स्थापना भी जो है, खालसा पंथ की स्थापना भी जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में किया गया था। वैशाख पर्व के दिन जो है किया गया था। जब इस दिन किया गया था, किस दिन? वैशाख पर्व के दिन जो है इसकी स्थापना किया गया था खालसा पंथ की। सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। और इससे पहले हम पूछे थे कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कौन कराता है? तो यह जो है औरंगजेब के द्वारा कराया जाता है। औरंगजेब के द्वारा जो है इसकी हत्या करवाया जाता है गुरु गोविंद सिंह की, सॉरी गुरु तेग बहादुर की, जो कि सिख के 9वें गुरु थे। महाराजा रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह यह कौन से मिसल से थे? जैसे कि सिख धर्म में जो है कुल 12 गो मिसल हुआ करता था, 12 मिसल हुआ करता था, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह कौन से मिसल थे आप कमेंट में बताइए। और स्वर्ण मंदिर की स्थापना, स्वर्ण मंदिर की जो है, तो यह जो है कहाँ पे था? अमृतसर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर से, स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृतसर में है। और इसके लिए जो है स्वर्ण मंदिर स्थापना के लिए जो जमीन दिया था वो अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा दिया गया था। और इस पर जो है सोना जो लगाने का कार्य किया गया था वो रंजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया था। रंजीत सिंह के द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा जो है इस पर सोना चढ़ाया गया था। और स्वर्ण मंदिर पर के ऊपर सोना का लेप, सोना चढ़ाया गया था, रंजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया था। अमृतसर की बात करें तो यहीं पर ही एक घटना भी होती है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसकी जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जिसके इसके बाद जो है एक हंटर हंटर कमीशन का, हंटर आयोग का गठन भी किया जाता है। हंटर आयोग का गठन किया जाता है। हंटर आयोग का गठन किया जाता है 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में। अमृतसर की संधि किसके, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1909 में हुआ था। इसमें जो है चार्ल्स मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो है, चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की संधि किया गया था 1809 ईस्वी में। कोहिनूर किसके शासनकाल में इंग्लैंड भेजा गया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के छोटा जो पुत्र था वो था दिलीप सिंह। रंजीत सिंह के छोटा बेटा था दिलीप सिंह, इनके छोटा पुत्र थे दिलीप सिंह, जिनको इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जो है भेज दिया गया था। इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। और इसी के बाद जो है कोहिनूर हीरा को,
कोहिनूर हीरा को रंजीत सिंह के शासन में ही जो है, रंजीत सिंह के शासन में ही यह जो है इंग्लैंड के महारानी के ताज में जो था, महारानी के जो ताज है उसमें जो है, ताज यानी कि मुकुट में जो उसमें इसको रखवा दिया गया था। तो महाराजा रंजीत सिंह यह कौन से मिसल से थे? तो यह जो है सुकर चकिया मिसल थे, सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। सिख धर्म में कुल 12 गो मिसल हुआ था, जिसमें से एक प्रमुख मिसल था सुकर चकिया मिसल, जिससे रंजीत सिंह संबंधित है। स्वर्ण मंदिर जो है, इस पर स्वर्ण मंदिर के लिए जो भूमि दिया था अकबर के द्वारा दिया गया था, और इसके यहीं पे अमृतसर में शहर बसाया गया था, और रंजीत सिंह के द्वारा इसके ऊपर मंदिर के ऊपर सोने चढ़ाया गया था। अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और यहीं पर ही एक इसके उपलक्ष्य में जो है हंटर आयोग का गठन किया जाता है। 1809 में जो अमृतसर की संधि हुआ था चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के द्वारा हुआ था, कोहिनूर जो है रंजीत सिंह के शासनकाल में इंग्लैंड भेजा जाता है, और वहां पे महारानी एलिजाबेथ के जो मुकुट में जो है यह सोना को चढ़ाया जाता है, स्थापित किया जाता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? यह जो है उल्लेख जो है वो बिहार और बंगाल में इसका जो है उल्लेख किया गया है सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है उसमें जो है यह एक आनंद मठ की पुस्तक है, आनंद मठ। इन आनंद मठ पुस्तक जो है, आनंद मठ पुस्तक में जो है यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और आनंद मठ पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखा गया है। रामोसी विद्रोह यह जो है, रामोसी विद्रोह यह पश्चिमी घाट पे होता है, पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में होता है, पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में होता है, पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में होता है रामोसी विद्रोह। और कोल विद्रोह जो है यह छोटा नागपुर के पठार में होता है। कोल विद्रोह कहाँ पे होता है? यह छोटा नागपुर के पठार में। संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह यह जो है 1855 से 56 के बीच में होता है। 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, जिनमें सिंधु और कान्हू के द्वारा जो है यह इसका नेतृत्व किया जाता है। किसके द्वारा? सिंधु और कान्हू के द्वारा यह जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। मुंडा विद्रोह जो है यह झारखंड में हुआ था। ये इसका डेट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो डेट याद रखेंगे 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह होता है। मुंडा विद्रोह यह जो है मुंडा विद्रोह होता है, और इनको जो है मुंडा विद्रोह को इनको धरती अम्बा के नाम से भी जानते हैं। धरती अम्बा ने यानी कि धरती के भगवान के नाम से इनको जो है संबोधित किया जाता है। पाइका विद्रोह यह जगबंधु के द्वारा किया गया था, बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? यह उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में किया गया था इसका विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में होता है, केरल में होता है। कहीं कभी केरल न देकर के आपको मलाबार तट भी दे दिया जाता है। मालाबार तट भी आपको एग्जाम में कभी दे दिया जाएगा। कूका विद्रोह जो है यह पंजाब में हुआ था।
तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में होता है तेभागा आंदोलन। और यह जो है तेभागा आंदोलन कहाँ पे होता है? बंगाल में, बंगाल में होता है 1946 में तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। भगत सिंह। करो या मरो का नारा ये कब दिया गया था? कौन दिए थे नहीं, कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है दिया गया था। जय हिंद, जय हिंद का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। इनकी एक पुस्तक भी लिखा गया है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा ये जो है यह आर्य समाज की भी स्थापना करते हैं। आर्य समाज की भी स्थापना ये जो है करते हैं। इसके अलावा जो है यह शुद्धि आंदोलन की भी शुरुआत करते हैं। क्या? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन की भी यह जो है शुरुआत करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा कौन दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा कौन दिए थे? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए थे, नरेंद्र मोदी। तो तीन गो चीज में यहाँ पे तीन क्वेश्चन बना। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किसे संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति जो है यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण से यह संबंधित है। संपूर्ण क्रांति कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है संपूर्ण क्रांति। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या? आदर्श ग्राम योजना, इनके जन्म दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री संसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत होता है 11 अक्टूबर 2014 को। तो ये चीज याद रखेगा, 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री सांसद ग्राम आदर्श योजना का शुरुआत किया जाता है। यह जो है 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस होता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिदा हमारा। यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये कौन कहे थे? यह जो है कथन किसका है? ये कथन कौन किए थे? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा, यह कथन किसका है? ये कौन कहे थे? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। और 1928 में यह जो है भारत आता है। कौन? साइमन कमीशन जो है इसका भारत में आगमन होता है। इसी के विरोध में जो है, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय और बाकी लोग क्रांतिकारी ने एक साइमन गो बैक का नारा लगाए थे, जिसके बाद जो है लाला लाजपत राय के सिर पर जो है लाठी लगने की वजह से जो है यही कथन ये बोले थे कि मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा। यह कौन कहे थे? तो लाला लाजपत राय कहे थे। लाला लाजपत राय, इनको जो है शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज? शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक यह जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। कौन कहे थे? जो कहे थे वो वेलेंटाइन सिरोल थे। वेलेंटाइन सिरोल जो है, सिरोल के द्वारा एक अंग्रेज थे जिनके द्वारा कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो यह जो है पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। यह जो है शुंग वंश के संस्थापक है। सातवाहन के संस्थापक कौन है? तो सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल कटफिशिस। अभी बताएं कि कुजुल कटफिशिस जो है कुषाण वंश के संस्थापक है। कुजुल कटफिशिस। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो ये चोल वंश के संस्थापक जो है वो विजयालय है। विजयालय चोल वंश के संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट के संस्थापक है। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। और होयसल वंश के संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। ये देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वंश का नाम बता रहे हैं, इसमें गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, और गुलाम वंश की चर्चा पहले कर चुके हैं, खिलजी वंश के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, और आज जो है तुगलक वंश के बारे में चर्चा की है। तो धीरे धीरे हम सारे वंश के बारे में चर्चा कर देंगे।
ऐसा नहीं कि अभी जो है हिस्ट्री अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी हिस्ट्री का तो 4 ही टॉपिक आया है, 4 ही लेक्चर आया है। अभी इसके अलावा हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक लेक्चर आने वाले हैं। तो हिस्ट्री में देखिए पूरा जो हिस्ट्री इसी तरह से हर सब्जेक्ट का हम जो लेकर लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न इसमें सोल्व होगा। तो समस्या ये है कि आपको जो है कंटिन्यू रहना पड़ेगा। कंटिन्यू रहने से होता है क्या कि कई सारे प्रश्न जो है रिपीट होंगे, जैसे कि आज भी कई सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इससे आपको जो है रिवाइज करने में चीजें आसानी रहेगी। और आज जो है नए साल की शुरुआत हुई। नए साल की शुरुआत में जो है आज हम कल से जो है, कल यानी कि 2 जनवरी से है, कल 2 जनवरी से जो है ना, कल 2 जनवरी से एक नया जो है, जैसे कि बिहार और जैसे कि अगर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी 68 अगर पीटी की बात करें तो इसकी जो एग्जाम है वो 12 फरवरी 2023 को जो है इसका एग्जाम डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है आपके पास लगभग में 40 दिन का समय बचता है पीटी के एग्जाम के लिए। अब इसमें जो है देखिए पीटी का एग्जाम जो है फरवरी 2023 में है, तो आपको करंट अफेयर के लिए जो है, करंट अफेयर के लिए आपको 1 साल का जो है 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। वो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से जनवरी, फिर जो है जनवरी पूरा आपको धरना है, जनवरी 2023 तक आपको जो है करंट अफेयर, ये 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो 2 जनवरी को यानी कि कल से जो है हम लोग जो है 1 साल का करंट अफेयर का पूरा जो है जनवरी का 1 साल का करंट अफेयर हम लोग जो है कवर करेंगे। और उसमें जो है 1 साल का करंट अफेयर जो होगा वो लगभग में 1 सप्ताह या 1 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाएगा। और उसको फिर क्या करेंगे कि देखिए आपको जो इसमें करंट अफेयर जो है एकदम रट लेना है, क्योंकि आपको 1 साल का करंट अफेयर आपको, क्योंकि एग्जाम में जो है लगभग 35 से 40 प्रश्न आते हैं बीपीएससी में करंट अफेयर का। तो आपको जो है इसमें करना फिर क्या होगा कि जैसे ही ये रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम इसका हो जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर हो जाएगा, फिर इसी को जो है टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, उसमें जो है क्विज बोर्ड के माध्यम से इस सारे कंटेंट को जो है फिर से रिवाइज किया जाएगा और इस सबको जो रटवा दिया जाएगा। तो ठीक है, तो इसके अलावा जिससे जो है आपको करंट अफेयर में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग जो है 2 जनवरी से इसका जो है करंट अफेयर का शुरू करेंगे। और इसमें आप हमको चाहे तो बता भी सकते हैं कि लाइव आना है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो आप हमें कमेंट बता दीजिएगा, तो उसी हिसाब से हम मेथी भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो है लूसेंट का जो है अभी हम लोग अभी इसमें कई सारे जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये चलेगा, इसका लूसेंट वाला सीरीज, सफलता वाला सीरीज चलेगा। और तब तक हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से पुनः आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सब जो है इस नए साल के में कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि आपको जो है सफलता, इस बार जो है आपको सफलता वाला साल हो जाए। तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,